इसके टाइप हमने नहीं देखे थे, कौन कौन से टाइप के फोर्सेस होते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि जब कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे एक्शन रिएक्शन के पेयर, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन ये बताता है कि जब कोई बॉडी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है तो थर्ड लॉज ऑफ मोशन फॉलो होता है, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि ऐसा है कि जब भी आप किसी सिस्टम पर फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, जो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो होता है, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है। हमने कुछ इसका एग्जांपल भी देखा था, जब हम गन शॉट करते हैं इसका एग्जांपल, क्यों हमने ये सब हो लिया था, कवर कर लिया था ना, पढ़ लिया था। यस सर। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। यस सर। ओके, देखो जैसे ही हमारा ये जो ईद है जो कवर, ईद जो है ओवर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग शाम को पर डे एक क्लास रखेंगे, ठीक है, वो डाउट सेशन की ही होगी। ठीक, मैथ्स और फिजिक्स के जितने भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो वहां पे, ठीक है। ओके, कहाँ पे सर? कहाँ पे? कहाँ पे? इसी प्लेटफॉर्म पे, सेम ओके प्लेटफॉर्म सर। पे मीट, लिंक में सेंड कर दूंगा, उसमें आप लोग पूरे दिन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और उस पे जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैप्टर हम डिसाइड कर लेंगे कि चैप्टर 1 से लेकर 3 तक आप रिवाइज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन डाउट है पूछ सकते हैं, चैप्टर 2 से लेकर 5 तक, या ऐसे चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 8 तक, इस तरह से, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो हमने देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ फोर्सेस पे जिक्र नहीं किया था। टाइप ऑफ फोर्सेस होते कितने हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कांटेक्ट के बेसिस पे फोर्सेस को दो तरह से डिवाइड किया था। एक ऐसे फोर्स जिसके लिए कांटेक्ट जरूरी है, जैसे आपको पता है कि जब कोई एक बॉडी किसी भी एक सरफेस पे मूव करती है तो कुछ टाइम के बाद वो स्लो हो जाती है। कुछ टाइम की वजह से, मान ली इसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दिया, तो धीरे धीरे आगे जब जाएगी तो इसकी स्पीड स्लो होकर 4 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी, और आगे जाएगी तो फिर इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड जाएगी। ऑब्जेक्ट कुछ आगे जाके स्टॉप कर जाता है, कुछ दूर आगे जाके क्या कर जाता है, ऑब्जेक्ट स्टॉप। ऐसा होता है या नहीं होता? बताओ। यस सर। होता है। तो इसका हम रीजन क्या बताते हैं? इसका हम रीजन बताते हैं कि देखो, जब ये बॉडी अर्थ सरफेस से कांटेक्ट करती है ना, तो इस पर एक फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है जिसका काम है ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को कम कर देना, यानी उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देना, ऑब्जेक्ट के मोशन को रजिस्ट करना। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को कम करता करता जीरो कर देता है। लेकिन अब एक बात बताओ, ये फोर्स मतलब एग्जिस्टेंस, इस फोर्स का एग्जिस्टेंस कब है? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट कर रही, विदाउट कांटेक्ट इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो कांटेक्ट Yes, फोर्स का एक एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। आ रहा है समझ में? फ्रिक्शन फोर्स। और एग्जांपल बताओ, और एग्जांपल हम देखो ऐसे बता सकते हैं कि मान लो हम अर्थ सरफेस पे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, सिर्फ सिंगल फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। हाँ, सिर्फ सिंगल फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं 5 न्यूटन ऊपर भी लग रहा है, तब वहीं पे रहेगा। अब मुझे कोई ये बताएगा कि जब हम अर्थ सरफेस के जस्ट अबव हाइट h पे रहते हैं, तो एक फोर्स होता है जो फोर्स हमें अपनी अर्थ पुल करता है, अर्थ का फोर्स होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। अच्छा, आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होता है। यस सर। mg फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ सरफेस के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी हाइट पे ले जाते हैं और वहां से ड्रॉप कर देते हैं, वो सीधा अर्थ की तरफ आता है। ये बात सही है? यस सर। अच्छा, लेकिन अर्थ सरफेस पर आने के बाद क्या? जैसे ही बॉडी कांटेक्ट में आई अर्थ सरफेस के, अब क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया क्या? नो सर। नो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg ही रहा। तो फिर ऑब्जेक्ट का मोशन जीरो क्यों हो गया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स mg है तो? नहीं, फ्रिक्शन की वजह से नहीं, ये तो सीधा जा रहा था ना। फ्रिक्शन तो जब दो सरफेस के बीच में इस तरह से मूव करोगे तब होगा ना। यहाँ ऑब्जेक्ट सीधा, हाँ, जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आया तो ग्राउंड ने एक नॉर्मल फोर्स लगाया परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, mg लगा नीचे,
और नॉर्मल फोर्स आया ऊपर, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से ही हम लोग अर्थ के ऊपर स्टे करते हैं, वरना हमारा हमारा अपना mg है ना, वो हमारा अपना mg हमें अर्थ के नीचे लेके चला जाएगा सीधे, ठीक है। तो हम अर्थ से कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने की वजह से अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देता है ऊपर की डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन पढ़ाई की नहीं तुम लोगों ने? यहाँ न्यूटन Yes. थर्ड लॉ Yes, ऑफ मोशन sir. फाइंड होता है, हमने दिया mg का एक्शन अर्थ पे, अर्थ ने बॉल पे दे दिया रिएक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन। तो दूसरा फोर्स है नॉर्मल फोर्स। दूसरा फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स प्रोवाइडेड बाय अर्थ, नॉर्मल फोर्स बाय अर्थ सरफेस। कौन सी सरफेस? अर्थ सरफेस। समझ में आया? तो ये दो फोर्सेस ऐसे हैं जो जिसमें कांटेक्ट रिक्वायर्ड है, जिसमें कांटेक्ट रिक्वायर्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। अब वो उस फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं जिसमें कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं, नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट इसमें कौन कौन से आते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो, दोनों नेचर होता है इसका, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? फोर्स ड्यू टू चार्ज, फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे एग्जांपल तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सोडियम प्लस आयन है, क्लोरीन माइनस आयन है, आपस में एक दूसरे को पुल कर लेंगे। भाई क्यों पुल कर ले रहे हैं भाई? इसका रीजन ये है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। और वहीं पे अगर हम सोडियम चार्ज ले लें और कैल्शियम चार्ज ले लें, तो फिर तो दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, ये इसको पुश कर देगा, ये इसको पुश कर देगा, ठीक है। तो जब चार्जेस का नेचर अपोजिट होता है तो अट्रैक्शन, और जब चार्जेस का नेचर सेम होता है, चार्जेस का नेचर सेम, दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों निगेटिव चार्ज, तो रिपल्शन, तो रिपल्शन। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और एक और चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये, ठीक है। इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्ज के प्रोडक्ट के, इनके चार्ज के प्रोडक्ट के। कहने का मतलब जैसे मान लिया तुमने कैल्शियम +2 आयन ले लिया और क्लोरीन आयन ले लिया, इसी तरह से कैल्शियम +2 आयन ले लिया और सल्फाइड आयन ले लिया, इसी तरह से कैल्शियम +2 आयन ले लिया और फास्फाइड आयन ले लिया। तो तुम मुझे ये बताओ, दोनों को सेम डिस्टेंस पे रखा है, सेम डिस्टेंस R R R, तो ये बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा आएगा? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में ज्यादा आएगा, ठीक है। थर्ड वाले में, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 जा 2 आएगा पहले वाले केस में, ठीक। नेगेटिव आएगा, अट्रैक्टिव आएगा। और दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 × 2 4, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 -4। और तीसरे वाले में इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 × -3 -6 आ जाएगा। खैर हमें मैग्नीट्यूड की बात, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ EF3 थर्ड वाले केस में वो ग्रेटर है EF2 से, और ये ग्रेटर है EF1 से। ये चीज समझ में आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है, समझ में Yes, आया? sir. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ लिया नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहले फोर्स के बारे में। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं दूसरे फोर्स की तरफ। दूसरा फोर्स है आपका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो विद इन अ न्यूक्लियर एक्ट करता है, जो विद इन अ न्यूक्लियर अप्लाई होता है, ठीक है। विद इन अ न्यूक्लियर, विद इन न्यूक्लियर, विद इन न्यूक्लियस, आ रहा है समझ में? और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस में अप्लाई होता है, ज्यादा डिस्टेंस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट।
आ रहा है समझ में? ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद है न्यूक्लियर के पार्टिकल जब ब्रेक करते हैं तो कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा सोर्स ऑफ एनर्जी में न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराई जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उसका रीजन क्या है? उसका सर कौन रीजन सी वही क्लास में पढ़े थे? क्लास 10th सोर्स ऑफ एनर्जी। 10th। पढ़ता चैप्टर। हाँ सर वो था ही नहीं चैप्टर। सर हमारे में था। हाँ भाई एनसीईआरटी में रहा होगा, जिसने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो। तो सीबीएसई से हट गया था तो स्कूल वाले पढ़ाए ही नहीं। हाँ लेकिन है। सर एपी बोर्ड में तो था। हाँ यूपी बोर्ड में भी था, दोनों में है, दोनों में। ये ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब ये चीज समझ में आई, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब समझ में आया, बहुत ही कम डिस्टेंस में अप्लाई होगा। इवन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है ना न्यूक्लियस, ये मान लो तुम्हारा एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट न्यूक्लियस तुम्हारा मान लो यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रेंज बस यही है, इसी के अंदर, इससे बाहर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं होता। आ रहा है समझ में? आया समझ में? इससे बाहर अप्लाई नहीं होता। यस सर। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, बहुत ही सर शॉर्ट तो रेंज ऑर्डर। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना शॉर्ट रेंज होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्टेबल रहते हैं एक एटम में? नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्ज की वजह से आता है, अपोजिट चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बाइंड करता है? ये देखो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड करता है, किसे बाइंड करता है? टू प्रोटॉन को, टू इलेक्ट्रॉन को, टू न्यूट्रॉन को, या फिर वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन। आया समझ में? यानी यस दो प्रोटॉन के बीच में भी सेम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी सेम, और सब में अट्रैक्टिव। यहाँ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कि भाई प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाएगा। तुम ये देखो, तुम बस इतना देखो, इलेक्ट्रॉन इतना दूर है ना? बताओ यस सर। रीजन क्यों दूर है, इलेक्ट्रॉन इतना दूर क्यों है? अपोजिट चार्ज पुश करते हैं एक दूसरे को। अपोजिट चार्ज पुश करते हैं एक दूसरे को कि सेम चार्ज? ओ सर यस सर। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो इन Yes, दोनों का sir. चार्ज लाइक है तो दोनों दूर दूर हैं। तुम ये देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन का भी तो चार्ज लाइक है, एक जैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। यस सर। तो छोटे से न्यूक्लियस में कैसे दोनों साथ बैठे हुए हैं? मुझे यहाँ पे इस Because of the nuclear force of attraction. हाँ न्यूक्लियर फोर्स, तभी तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को भी बाइंड कर दिया, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, जब ब्रेक होगा तो एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये समझ में आया, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, विद इन अ न्यूक्लियस होता है। किस पे अप्लाई होता है? दो प्रोटॉन के बीच में, या दो न्यूट्रॉन के बीच में, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में। ठीक, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बट स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स। दैट इज आवर टॉपिक, दैट इज आवर चैप्टर, दैट इज आवर बोलो, Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई हैंड रेज कर रहा था क्या, कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बताओ। सर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो यूरेनियम इतना ज्यादा क्यों करता है? नहीं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, देखो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने का मतलब ये है कि बहुत ही कम डिस्टेंस में अप्लाई होगा, लेकिन जितने कम डिस्टेंस में अप्लाई होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो। आ रहा है समझ में? उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन कितनी शॉर्ट डिस्टेंस में, सोचो, इन शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत ही हाई फोर्स अप्लाई करके इनको बाइंड किया हुआ है। तो अगर तुम इसे ब्रेक करने की कोशिश करोगे ना तो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट। आ रहा है समझ में? अब यूरेनियम को तुम बड़े से मटेरियल पे देख रहे हो, मैं कह रहा हूं यूरेनियम को तुम ऐसे देखो, यूरेनियम में ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, ऐसे देखो ढेर सारे। तो हर एक में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हर एक में, और जब ब्लास्ट होगा तो हर एक ब्लास्ट होगा। आया समझ में? तो शॉर्ट रेंज है, हर एक पार्ट, हर एक एटम का शॉर्ट रेंज अपना ब्लास्ट होता है। आया समझ में या नहीं? यस सर।
आया या सच बताना, आया समझ में या नहीं आया, फिर और बता। सच में सर आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शॉर्ट में। हाँ, प्रोटॉन प्रोटॉन ब्रेक होते हैं ना, देखो ये बिल्कुल उस तरह से होता है ना, जैसे मान लो जैसे मैं मान लो कि तुमसे ऐसे कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, एक यहाँ पे एक पिलर बनाओ और इसमें एक छोटा सा क्या करो, रबर ले लो, रबर रबर और रबर ले लो और यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ और इसे पुल करो, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब पुल तो कर रहे हो, चलो ठीक है। सपोज दैट बहुत तेजी से तुमने पुल कर लिया, तुमने फोर्स लगा दिया 2000 न्यूटन का, तुमने कह दिया हमारे पास पावर थी, हम तो पुल कर लेंगे। मान लो रबड़ यहाँ से ब्रेक हो गया, अब क्या होगा? दुआ पढ़नी पड़ेगी सर। दुआ पढ़नी पड़ेगी। आ रहा है समझ में कि नहीं? उसका रीजन क्या है कि बॉन्डिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, तो जब वो ब्रेक हुआ ना तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। आ रहा है समझ में? पूरा लाल हो जाएगा जब पड़ेगा। आया वो समझ में या बड़ा नहीं? फट जाएगा। हाँ, वो यस पूरा सर, आ गया। ब्लास्ट हो जाएगा पूरा। जैसे वो तरबूज नहीं, तरबूज पे कुछ लगता है तो फट जाता है, वैसे ही। चलो खैर, ग्रेविटेशनल फोर्स पे आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स थर्ड टाइप का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसमें भी कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कांटेक्ट हो गया तो भी नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ तो भी नहीं, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। कैसा है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्लासरूम में दो बच्चे बैठे हुए हैं तो दोनों बच्चों में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ठीक है। एक एक अर्थ है, प्लेनेट, एक आपका मून है, अर्थ और प्लेनेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अर्थ है आपका, सन है, कितना दूर है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ रहा है समझ में? इवन एक आपकी एक गैलेक्सी है और दूसरी गैलेक्सी है, दो गैलेक्सीज के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आया समझ में? यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस तक एक्ट करता है, और इसके साथ साथ ये वीकेस्ट है, इसके साथ साथ ये वीकेस्ट है। आ रहा है समझ में? मैंने बताया ना कि क्लासरूम में दो बच्चे बैठे हुए हैं, मान लो क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक। आ रहा है समझ में? दो बच्चे बैठे हैं, तो ये इस पर, चलो थोड़ा सा फिगर बड़ा कर देते हैं। एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी अर्थ सरफेस है, ये आपकी अर्थ सरफेस है, तो ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। और इसका नेचर कैसा होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, ठीक। तो दो बच्चे आपस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट होते हैं, तो एक बात बताओ, कभी क्लास में देखा है तुमने कि मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से दोनों एक साथ आके ज्वाइन हो गए? नो सर। इसका रीजन? नहीं सर, बहुत वीक है। बहुत वीक सर है। मास बहुत कम है। हाँ, मास बहुत कम है, और उसका दूसरा रीजन भी है, मैं बताता हूँ। एक रीजन तो अर्थ सरफेस है, एक छोटा सा मास ये है, एक छोटा सा मास ये है, एक बहुत बड़ा मास ये है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा बहुत छोटा सा, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना बहुत ही बड़ा होगा। तो एक तरह से क्या करेगी अर्थ सरफेस, इन दोनों को अपनी सरफेस पे बाउंड किए रहेगी, यहाँ पे ऐड किए रहेगी, इन दोनों को फिक्स कर देगी अपने सरफेस। समझ में आ रहा है? यानी नीचे वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू उनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आया समझ में? इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं जाते, लेकिन अर्थ से ज्वाइन रहते, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसके क्वांटिटेटिव मेजर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्वांटिफाई किया था न्यूटन्स ने, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब ये होता है कि प्लेनेट प्लेनेट के बीच में लगता है, गैलेक्सी गैलेक्सी के बीच में लगता है। आ रहा है समझ में? पूरे यूनिवर्स में ये अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, सबसे अच्छी बात ये है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये आपका मीडियम पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड अपॉन मीडियम। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं डिपेंड अपॉन मीडियम का क्या मतलब है। ये इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। आ रहा है समझ में? अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम का मतलब क्या है? जैसे देखो, मान लो तुमने दो मास लिया, एक मास लिया तुमने m1, एक मास लिया तुमने m2, ठीक है। इसको कहाँ रखा? स्पेस में। इसको कहाँ रखा? स्पेस में। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो कंसीडर करो। अब हमने कहा कि देखो हमने सेम मास लिया, सेम मास लिया m1 m2, सेम मास लिया, ठीक है।
ठीक, सेम मास लिया। अब हमने इन दोनों को कहाँ रखा, वाटर के अंदर। कहाँ रखा, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर। ठीक, तो इस पे भी क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस पे अगर मान लो फोर्स F1 आ रहा है, यहाँ मान लो फोर्स F2 आ रहा है, तो F1 इज इक्वल टू F2 आएगा, F1 इज इक्वल टू F2 आएगा। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा कि दो मासेस किस मीडियम में ले जाकर रखे हुए, दो मास किस मीडियम में ले जाकर रखे हुए। आया समझ में? चाहे तुम उसे पानी में रखो, चाहे तुम इसे स्पेस पे रखो, स्पेस जहाँ पे कोई मैटर नहीं। ठीक है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम आएगा। ये चीज समझ में आई, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम का मतलब? सर हाँ बताओ। अगर अर्थ सरफेस पे एयर में डंबल उठाया जाए तो बहुत हैवी होता है, वही पानी के अंदर जाकर के उठाया जाए तो वो हल्का हो जाता है। फोर्स ऑफ बायोन्सी, वो तो फोर्स ऑफ बायोन्सी है। ठीक, आएंगे उस टॉपिक पे, वो फोर्स ऑफ बायोन्सी है। ठीक, उस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। ठीक है, वो आपका फोर्स ऑफ बायोन्सी है। ठीक है, उस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन अभी ये है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अब मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, जैसे मान लो आप चार्ज के बारे में बात करें, तो आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, और आपने दो चार्ज पार्टिकल ले लिया Q1 एंड Q2, और एक बार इन्हें रखा स्पेस के अंदर, यानी फ्री स्पेस एयर में, और एक बार आपने रख दिया वाटर में, एक बार आपने रख दिया वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनके बीच का फोर्स F1 होगा, और यहाँ पे इनके बीच का फोर्स F2 होगा, तो F1 डज नॉट इक्वल टू F2 आएगा। यहाँ पे F1 F2 इक्वल नहीं आएंगे, यहाँ मीडियम डिपेंडेंट होगा। इवन फॉर्मूले में मीडियम का एक पैरामीटर भी होता है इनके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज समझ में आएगी, वर्ड याद रखना होगा। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिवर्सल है। वो क्या है, यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्स में हर जगह एक जैसा है, यूनिवर्स में हर जगह एक जैसा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो, न्यूटन्स ने इसे क्वांटिफाई किया था सबसे पहले, आपको वो याद होगा, एप्पल वाला एग्जांपल। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ये कहा था कि देखो, कोई भी दो मास ले लो, कोई भी दो मास का ऑब्जेक्ट ले लो, एक ऑब्जेक्ट मास m1, एक ऑब्जेक्ट का मास m2, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें मास है, जिनमें क्या है, मास, वो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो F इज इक्वल टू हो जाता है हमारा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज g, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे हम g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, कितना, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। इसकी यूनिट अभी हम निकाल लेंगे, वैसे होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6 और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी यूनिवर्सल है, ये भी आपका यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम, पूरे यूनिवर्स में सेम। आया समझ में? यस सर। g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 ही रहने वाली है पूरे यूनिवर्स में से। अच्छा, अब इतना तो उन्होंने क्वांटिफाई कर दिया, क्वांटिफाई करने के बाद कुछ प्रॉपर्टी बताई है न्यूटन्स लॉ ने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ प्रॉपर्टी बताई। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन कि पहला जो मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास। और दूसरा क्या है, दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली ऐसे लिख दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब थर्ड देखो क्या है, थर्ड है
independent of medium, independent of medium, independent of medium। ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब फोर्थ वाले देख लो। ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर एंड act in a different body, act in a different body, act in a different body and having equal magnitude, having equal magnitude, having equal magnitude। ठीक है, पांचवा क्या है? these are central forces, these are central forces। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये टुवर्ड द सेंटर अप्लाई होती है हमेशा। तो चलो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट तो क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट क्लियर है, फोर्थ वाले में नहीं। ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ये हमने तुमको खींचा, तुमने हमको खींचा, आ रहा है समझ में? ये आ गया फोर्स, ये क्या आ गया? फोर्स, फोर्स बाय व्हाट? फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। ये क्या है? ये वाला चीज क्या है? ये है फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। आ रहा समझ में? तो दोनों एक्शन रिएक्शन के इसमें अगर F फोर्स अप्लाई होगा तो इस पे भी F फोर्स अप्लाई होगा। तो दो फोर्सेस के फॉर्म में हमेशा ये एक्शन रिएक्शन के पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। याद है हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि देखो, थर्ड लॉज ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन होता है। हर एक बॉडी दूसरे पे अगर कोई एक्शन अप्लाई कर रही है तो उसका एक रिएक्शन भी मिलता है, और एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? Yes, sir. पढ़ा था। हाँ, तो बस Sir, वही चीज है। different body पे। हाँ, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं। कह तो रहा हूँ, देखो ये डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहा है। ये देखो, ये वाला फोर्स किस पे एक्ट किया है? ये वाला फोर्स m1 पे ये लगा, तो किसने question लगाया? आया m2 था, ने। टेस्ट में गलत लगा दिए। क्या हुआ? ये वाला क्वेश्चन आया था, टेस्ट में गलत लगा दिए। इस बार जो आया था? कोई नहीं, वो तो नहीं सर, इससे पहले। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत सारे टेस्ट होने हैं। वो तो हमारे पास टेस्ट पेपर थे, इस वजह से हमने पूरा कंप्लीट कराने का प्लान कर लिया कि हम कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी भी करते रहते हैं पूरा प्रॉपर। ठीक है, उस वजह से। चलो, अब ये देखो इस पे, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म है। तो ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक लाइन हो गई। एक्ट इन अ डिफरेंट बॉडी, ये भी लाइन हो गई। एंड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। यानी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो, एफ m1 का m2 के जरिए जो फोर्स अप्लाई किया गया, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम मैग्नीट्यूड होगा एफ m2 और m1 के। और ये भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? g टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, यही मैग्नीट्यूड दोनों पे होता है, यही मैग्नीट्यूड दोनों पे ऐड करता है। ठीक, आ गया समझ में ये? Yes, sir. चलो, और दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस कहने का क्या मतलब है? सेंट्रल फोर्सेस कहने का मतलब ये है, देखो, सेंट्रल फोर्सेस कहने का मतलब होता है कि ऑलवेज एक्ट करते हैं टुवर्ड द सेंटर, ऑलवेज एक्ट करते हैं टुवर्ड द सेंटर। यानी सेंट्रल फोर्सेस कहने का मतलब, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है m1 का, ये एक ऑब्जेक्ट है m2, तो m1 ने इस पे फोर्स अप्लाई किया ना, तो उसके सेंटर पे अप्लाई करता है, सेंटर पे। अभी तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप लोग अभी बच्चे हो, लेकिन जब 11th में जाओगे तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी, सेंट्रल फोर्स का मतलब। ठीक है, इसी तरह से m2 इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, f ऑफ m1 विच इज m1 जो कि अप्लाई किया गया अबाउट m2। ठीक है, और ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होते हैं, फोर्सेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होते हैं। जो लाइन होती है ना, इनको ज्वाइन करने पे जो आती है, अलोंग द लाइन। तो दीज आर द सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये। ठीक, आ गया समझ में? यस सर। सर फोर्थ में जो बताए थे इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर हाँ अलग हाँ, अलग डिफरेंट मास रहेगा तो कैसे होगा? तब भी मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड म्यूचुअली डिसाइड होता है। मैग्नीट्यूड जो एक दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड होगा वो म्यूचुअली डिसाइड होता है, दोनों के मास का प्रोडक्ट होता है ना। यस आ रहा है सर। समझ में? दोनों के मास तो का प्रोडक्ट। हाँ, अर्थ के केस में ऐसा नहीं है, अर्थ का मास जो है वो हम्म, ज्यादा है और हम लोग हाँ, का मास कम है, तो उसमें दोनों पे फोर्स मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इक्वल तभी तो कैसे? अर्थ नहीं हिलती है। और हम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पे सेम। बता देता हूँ, ये देखो यार, अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस का मास बहुत ज्यादा है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका मास बहुत कम है।
ठीक है। अब दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दोनों के म्यूचुअली डिसाइड होगा। क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी एम, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि भाई हमारे बीच में ये फोर्स रहने वाला है। ठीक है, हमारे बीच में ये फोर्स रहने वाला है। अब सेम फोर्स अप्लाई होगा इस ऑब्जेक्ट पर, सेम फोर्स अप्लाई होगा इस ऑब्जेक्ट पर, यानी हम उसी फोर्स से, एफ फोर्स से ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करेंगे और उसी फोर्स से अर्थ को ऊपर पुल करेंगे। अच्छा जरा ये बताना, हम एक एग्जांपल कंसीडर कर ले रहे हैं। मान लो हमारे पास 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है 1000 kg का। ठीक, हमने दोनों पे क्या किया, दोनों पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, दोनों पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। जरा ये बताना 10 न्यूटन में इसका क्या होगा? 10 न्यूटन में इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा? फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स तो 10 है, एक्सेलरेशन और मास 1, तो 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन आ जाएगा। यस यानी 10 की रफ्तार से मूव करने लगे। अब जरा इसमें बताना, इसमें एक्सेलरेशन निकालते हैं। फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स तो हमारा 10 न्यूटन है और मास बहुत ज्यादा है 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक्सेलरेशन आएगा 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो हैवी वेट ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा सेम फोर्स अप्लाई करने का, और जो लो वेट ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आएगा। यही रीजन है कि जब अर्थ सरफेस किसी बॉडी को पुल कर रही होती है तो वो बॉडी भी अर्थ सरफेस को पुल करती है सेम फोर्स से, बस वो फोर्स इस अर्थ सरफेस का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। आ रहा है समझ में? मास इतना ज्यादा है, फोर्स की वैल्यू बहुत कम आ जाती है, बहुत, एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी आ जाती है, ऐसे आ जाती है 0.00000001। लो वेलोसिटी चेंज करते रहो, इससे ज्यादा तो वो अपने, इससे ज्यादा तो खुद ही वेलोसिटी अपनी चेंज कर देता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन टुवर्ड्स अर्थ। नहीं आया समझ में अहद? आ गया सर। सर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम पूछ रहे हैं अर्थ के रिलेटिव में अगर हमारा मास इसमें प्रोडक्ट किया जाए तो फोर्स क्या होगा? अर्थ के रिलेटिव में? यस सर, इसका मतलब बताओ पहले, अर्थ के रिलेटिव में कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अर्थ का जितना वेट है, मास है, ठीक है, और ठीक है, हमारा जो मास है मान लीजिए 50 ठीक है, kg है, उस ठीक है, हिसाब से अगर कांस्टेंट जो भी है ग्रेविटेशनल ठीक है, कांस्टेंट, उस हिसाब ठीक से है। फोर्स ज्यादा आना चाहिए। अर्थ अर्थ लगा रहा है उस पे कोई हाँ ऑब्जेक्ट हाँ पे, और हाँ हाँ। हम जो अर्थ पे लगा रहे हैं वो कम होना चाहिए। हम जो, नहीं कम नहीं होना चाहिए भाई, दोनों का सेम, मैं तो कह रहा हूँ ना म्यूचुअली डिसाइड हो रहा है। अब दो बॉडी से ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी एक बॉडी से आता ही नहीं है। अगर कह दो एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? यू कांट कैलकुलेट, नहीं कर सकते कैलकुलेट, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी का सिस्टम पर आता है। अब एक ऑब्जेक्ट हमने 10 ले लिया, एक ऑब्जेक्ट हमने अर्थ सरफेस ले ली, मास जिसका, अर्थ सरफेस का मास है 6 × 10⁻24 kg, ये है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो उसमें इसका भी मास शामिल होगा, इसका भी मास शामिल होगा, g टाइम्स ऑफ 10 × 6 × 10⁻24 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस 6400 किलोमीटर होती है, 64 × 10⁻3 का स्क्वायर, 6400 किलोमीटर का स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, ये आंसर आएगा बकायदा एक। अब ये जो आंसर है उतना ही फोर्स इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है इस मास के लिए ज्यादा है इसलिए ये मूव कर जाता है, लेकिन सेम फोर्स इस मास के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए अर्थ सरफेस मूव नहीं करती। नहीं आया समझ में? आ गया सर, मास ज्यादा है तो मूव नहीं करेगा अर्थ। हाँ, मास ज्यादा होने की देखो ना, अभी हमने जो एग्जांपल तुम्हें बताया था यहाँ पे, इस केस में मास ज्यादा ही तो लिया था। मास कितना लिया था? 1000 kg। क्यों लिया था? अर्थ की तरह ट्रीट करने के लिए। और एक जो छोटा सा ऑब्जेक्ट अपने आप को कंसिडर किया था 1 kg। फोर्सेस दोनों पे सेम लगाए थे, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। ठीक है, ओके सर, आ गया। आया समझ में? ठीक है। अब ये तो हो गया, अभी जो हमने पढ़ लिया वो हो गया अबाउट चलो देखो, तो अभी जो हमने कवर किया वो क्या हो गया हमारा कि भाई इसकी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी सारी प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। अब चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है, और हमने इसे डिफाइन भी कर लिया। ठीक, तो अब देखो, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखो कैसे लगा लेते हैं, क्वेश्चंस के कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखो
क्वेश्चन इसका ऐसे होता है, मान लो हमारे पास दो प्लेनेट हैं, एक प्लेनेट है जिसका मास 1000 केजी है और दूसरा प्लेनेट है जिसका मास 2000 केजी है, और इन दोनों को 10 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया, 10 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा? हम कहेंगे ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू निकालना है, जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर कर दिया जाए, जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर कर दिया जाए। अच्छा, तो जी की वैल्यू 6.67 10 के पावर -11 और m1 की वैल्यू हो जाएगी 100 केजी, m2 की वैल्यू हो जाएगी 200 केजी अपॉन 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये बेसिकली ये 10 का स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, इस 200 की वजह से बस इतना होगा, दो जीरो की वजह से, दो जीरो की वजह सबसे पहले देखो 6.67 इंटू 2 कर दो और 10 के पावर -11 में 10 के पावर 2, ये जो 10 के पावर 2 था इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 10 के पावर -9 हो जाएगा और 2 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 13.2 समथिंग 0.25 ऐसे इस टाइप, 13.25 इन 10 के पावर -9, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन मीटर फोर्स ऑफ स्क्वायर पर ग्रेविटेशन केजी नहीं, बस न्यूटन, न्यूटन 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 न्यूटन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है न्यूटन, ठीक है। हाँ, हम जी की वैल्यू यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जी की यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो आपको जी की यूनिट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जी का फॉर्मूला बनाओ। हम कहते हैं कि देखो F इज इक्वल टू हमारा होता है जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर, जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू होगी क्या? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1m2, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1m2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें जी के लिए यूनिट बनाना है तो सबको एसआई यूनिट में पुट कर दो। फोर्स हो जाएगा आपका न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और मास केजी, केजी तो केजी स्क्वायर। तो एक यूनिट तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एक यूनिट है इसकी जी की, एसआई यूनिट है। और भी यूनिट्स है, हम कहेंगे देखो न्यूटन, न्यूटन तो है नहीं, न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो होता है न्यूटन का मतलब, यस सर। ठीक। तो न्यूटन को हमने रिप्लेस कर दिया, न्यूटन को रिप्लेस करोगे तो मीटर मीटर मिलके मीटर क्यूब बना लेंगे, ठीक। और एक केजी से एक केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या बचेगा? केजी सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब केजी सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, किस चीज की यूनिट है? जी की। तो जी की दो दो यूनिट आ गई। ये तो हमारे ऊपर है कि हम यूनिट को कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आया समझ में? यस ये चीज समझ में आई है नहीं यूनिट वाली? यस सर। सर एक चलो। न्यूटन में सर कितने डायन होते हैं? एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? यस सर। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, हम सामने 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो ये देखो, बेसिकली हम समझते हैं ये जो डाइन है इसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट। अच्छा, सीजीएस सिस्टम है क्या? सीजीएस सिस्टम है आपका सेंटीमीटर और मास रखा जाएगा ग्राम में, टाइम रखा जाएगा सेकंड में। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम 1 न्यूटन निकालते हैं। तो 1 न्यूटन हुआ क्या? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें सेकंड से कोई शिकायत नहीं, लेकिन केजी को केजी में नहीं रखना है, ग्राम में रखना है। तो हम ठीक है, हम 1 न्यूटन को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये हो गया 1000 ग्राम, और मीटर को कन्वर्ट करो, मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5, 10 के पावर 3 यहाँ, 10 के पावर 2 यहाँ, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही डाइन बोला जाता है। तो 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये हो गया। तो कभी भी कोई जरूरत हो, यूनिट में कोई बात हो ना, तो ऐसे ही कन्वर्ट कर लिया करो। अभी हमारे बुकलेट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, खूबसूरत कहने का मतलब दिखने में नहीं है, बस ये सॉल्व करने में तो तो थोड़ा सा कौन नया। सी बुकलेट? अभी मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग को दी जा चुकी है शायद अभी पहले ही। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इस पे डायमेंशन भी पूछते हैं, हाँ क्या हुआ? डायमेंशन भी पूछते हैं एग्जाम में। हाँ, डायमेंशन भी पूछते हैं भाई, डायमेंशन इसका बहुत फेमस डायमेंशन है, इसका क्वेश्चन है। चलो अब ये देख लो, अब इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। इसमें जनरली सर ये क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन है? क्या? ये सीजीएस और डाइन और अरे बेटा, डायमेंशन। एक्सेप्ट करना, इसे सीख लो, सर, वरना एक इसके बाद एक और FPS आने वाली है, होता है। एफपीएस भी आने वाली है। वही यस तो सर, कह रहा हूँ, मैंने सुना एफपीएस है। भी आने वाली है, यस सर। जिसमें क्या पाउंड में है मेजर ये किया सब? जाएगा। फुट ये तो यूनिट ये को पर मेजर सब करने का सेकंड। डाइन। तरीका है। अब तुम इंडिया में बैठी हो, हिंदी बोल रही हो, एक आदमी यूएस में बैठा है, इंग्लिश बोल रहा है।
आ रहा है समझ में? तो दोनों का मेजर करने का तरीका अलग अलग हुआ ना, समझ में आ रहा है सर कि तो नहीं? एंट्रेंस में हाँ, क्वेश्चन सर एफपीएस से नहीं आएंगे ना? नहीं एफपीएस में नहीं आएंगे, दो चीजें हमें पढ़ाई जाती है 9th-10th लेवल पर, सीजीएस और एसआई। ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो हमें दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए, फंडामेंटल सिस्टम है। क्लास 11th में फिजिक्स का पहला चैप्टर ही यूनिट है, इसीलिए तो सर पहला चैप्टर यूनिट एंड एमकेएस और डायमेंशन। एसआई में सर दोनों में कोई अंतर नहीं है ना सर? किसमें? एमकेएस और एसआई में? एमकेएस मास किलोग्राम सेकंड, बिल्कुल है, एमकेएस सेकंड हो गया भाई। और सर एसआई यूनिट? एसआई में भी सेकंड है, एसआई में भी सेकंड है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। चलो अब देखो इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं, इसमें आते हैं क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन, क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन। ठीक है, क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन का मतलब देखो ये होता है, ऐसे कहेगा कि देखो हमारे पास कोई सिचुएशन थी, एक प्लेनेट था जिसका मास m1 था, हमने m1 को फला टाइम कर दिया, m1 कर दिया, और दूसरा प्लेनेट m2 था, हमने इसको बदल कर दूसरे टाइम्स ऑफ m2 कर दिया। उनके बीच की कुछ डिस्टेंस थी, हमने उस डिस्टेंस को चेंज करके समथिंग टाइम्स ऑफ r2 r कर दिया। ठीक, आ रहा है समझ में? तो बताओ जो पहले फोर्स था वो अब फोर्स कितने टाइम्स हो गए, कितने टाइम्स हो गए? आ रहा है समझ में? ऐसे इस टाइप की क्वेश्चंस को क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन बोलते हैं। आ रहा है समझ में कि पहले हमारा मास m1 था, दो प्लेनेट जिसका मास m1 m2 था, हमने m1 को डबल किया, m2 को ट्रिपल कर दिया, ठीक, और डिस्टेंस को हाफ कर दी। तो व्हाट इज द न्यू फोर्स? न्यू फोर्स क्या आएगा? तो पुराने वाले फोर्स से कंपेयर करके बताना होता है कि पुराने वाले का डबल आएगा, पुराने वाले का 4 टाइम आएगा, पुराने वाले का 5 टाइम आएगा। तो इसे हम क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, उसे बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, फिर उसे जल्दी से सॉल्व करने के तरीके निकाल लेंगे। पहला, ए प्लैनेट ऑफ मास m1, ठीक है, इसके मास को चेंज कर दिया गया, 2m1 कर दिया गया, एंड अदर मास m2 कैन बी चेंज टू 4 टाइम्स ऑफ m2। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। व्हाट इज न्यू फोर्स? व्हाट इज न्यू फोर्स? न्यू फोर्स हमें बताना। ठीक है, तो इसके तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? यस सर आ गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व देखो, और लोग बताओ। पहला वाला क्वेश्चन क्या था? पहले कोई क्वेश्चन नहीं था, पहले क्वेश्चन बताने का तरीका था कि भाई देखो ऐसे होगा, ऐसे चेंज क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक प्लेनेट है जिसका मास m1 है, उसको हमने बदल के कर दिया a टाइम्स ऑफ m2। मतलब ए कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए का मतलब डबल भी कह सकता है तुमसे, ट्रिपल भी कह सकता है, हाफ भी कह सकता है। ठीक है, तो जनरली कुछ टाइम्स ऑफ समथिंग आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो क्वेश्चन यस हमारा सर। यहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है, ये क्वेश्चन, ये तो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन का। तो हमसे कहा गया कि देखो हमारे पास m1 मास का एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास हमने डबल करके 2m1 कर दिया, और m2 मास का एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास हमने डबल करके 4 टाइम्स ऑफ m2 कर दिया, उनके बीच के डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया। व्हाट इज द न्यू फोर्स? तो हम कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा करो पहले नॉर्मल इक्वेशन लिख लो जो उसकी नॉर्मल सिचुएशन थी प्रीवियस। तो नॉर्मल सिचुएशन ये थी कि m1 m2 उसका मास था, उनके बीच की r डिस्टेंस थी, और ऐसा होने पर उनके बीच का जो फोर्स आ रहा था वो F आ रहा था, उनके बीच का जो फोर्स आ रहा था वो F। तो F की वैल्यू क्या होगी? F की वैल्यू होगी G टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? G टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यस सर। यस ठीक है, सर। अच्छा, G टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो गई। अब ये बताओ, मान लो तुमसे ये कहा जा रहा है कि अब हमने क्या किया, ये तो नॉर्मल इक्वेशन होती है, ये कहलाती है नॉर्मल इक्वेशन। ठीक, अब हम मॉडिफाइड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप है मॉडिफाइड इक्वेशन लिखना। मॉडिफाइड इक्वेशन का मतलब बताओ m1 को क्या कर दिया गया? तो m1 के प्लेस पे आ गया 2m1, m2 को क्या कर दिया गया? m2 के प्लेस पे आ गया 4m2। डिस्टेंस क्या हो गई? नई डिस्टेंस हो गई r/2। ठीक है, तो फोर्स भी क्या आ जाएगा? फोर्स भी न्यू आ जाएगा। न्यू फोर्स क्या आ जाएगा? F1 की वैल्यू निकालना है, तो हम कहेंगे देखो मॉडिफाइड इक्वेशन ये होगी F1 इज इक्वल टू G, जहां m1 है वहां कर दो 2m1, जहां m2 है वहां कर दो 4m2, और जहां डिस्टेंस है वहां कर दो r/2 का स्क्वायर। ठीक, ये दो इक्वेशन हो गई। अब फिर हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप जो हमारा है, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, स्टेप नंबर सेकंड हो गया, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड ये कहता है कि तीनों को आपस में डिवाइड कर दो, ये जो दोनों है इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो f अपॉन f1 कैलकुलेट करना। तो f भी फ्रैक्शन है, f फ्रैक्शन को पहले लिख लो, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। और दूसरे वाले फ्रैक्शन को f1 को लिखना है, तो f1 को मल्टीप्लाई में अगर करना चाहते हो तो इसे डिवाइड में लिखो, r/2 का स्क्वायर ऊपर कर दो,
और g टाइम्स ऑफ 2m1 m और 4m2 कर दो। ये चीज समझ में आई? ये हमने कैसे रिवर्स करके लिख दिया अपोजिट में, क्योंकि जब डिवाइड sir. करते हैं तो ऊपर ले जाके अपोजिट में कर देते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज ऐसे होगी, देखो m1 से m1 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा। ठीक, तो f अपॉन f1 की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर आएगा r स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 r स्क्वायर अपॉन 4 और 4 नीचे आ जाएगा। और नीचे क्या बचा था? नीचे एक 2 बचा था, एक 4 बचा था, तो 2 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे? 8, और यहाँ आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो 1/32 आ जाएगा। तो f1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो f अपॉन f1 की वैल्यू आई 1/32, तो f1 की वैल्यू हो जाएगी 32 टाइम्स ऑफ f। ये हमारा फाइनल आंसर होता है कि देखो हमारा जो न्यू फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स का 32 गुना हो जाएगा। आया समझ में? Yes sir, आ गया। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन। 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन देखो हम बार बार इसे इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह से थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम बस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है m1 m2, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। ठीक, अगर तुम r को डबल करने चले गए ना, अगर मान लो तुमसे कहा गया कि तुमने मास को डबल किया, मास को क्या किया? डबल, तो मास को डबल करोगे तो ये भी 2 टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m2 हो जाएगा। नई जो कंडीशन आएगी 4 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी न्यू जो सिचुएशन आएगी उसमें यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा मास डबल करने की वजह से। और अगर तुमने रेडियस को डबल किया तो नीचे 2 टाइम्स ऑफ r लिखा जाएगा, जिसका स्क्वायर होने की वजह से नीचे एक 1/4 का फैक्टर आ जाएगा। ये नीचे चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो 4 ऊपर 4 नीचे, कट के आंसर सीधा आ जाएगा 1, यानी सेम फोर्स रह जाएगा। यानी अगर तुम दोनों मास को डबल कर दो और डिस्टेंस को भी डबल कर दो तो सेम फोर्स रहता है। नहीं आया समझ में? ठीक है। मैं और बताता हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? हम m1 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ m1 में। ठीक, और हमने m2 को कन्वर्ट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ m2 में। ठीक, अच्छा, और डिस्टेंस रिमेन सेम, डिस्टेंस सेम रही, डिस्टेंस क्या रही? सेम। तो क्या होगा न्यू फोर्स पे? तो हम कहेंगे देखो जो न्यू फोर्स है ना, न्यू फोर्स वो इस मास के डबल होने की वजह से इसमें 2 का एक फैक्टर आ जाएगा, और इस मास के डबल होने की वजह से एक 2 का फैक्टर और आ जाएगा। देखो एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ। ये चीज समझ में आई? डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो बाकी पुराना वाला फोर्स रहेगा और ये आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ। नहीं आया समझ में? एक बार रिपीट कर। देखो मैं बस ये बता रहा हूँ कि चेंज करने से होता क्या है। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक मास को अगर तुम डबल करोगे ना तो नया वाला फोर्स पुराने वाले फोर्स का डबल हो जाएगा। सिर्फ एक मास को अगर तुमने डबल किया, इसको भी डबल कर दिया तो इसको भी डबल कर दिया, तो 2 और 2 मिलकर 4, पुराने वाले फोर्स का 4 टाइम हो जाएगा। चलो मैं एक बार इसको और थोड़ा सा डीप से समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। टाइम भी तो बचाना है एक्चुअली में। क्यों क्या हुआ? क्यों टाइम बचाना है? क्यों टाइम बचाना है? एग्जाम में जी टाइम इसलिए बचाना है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कवर करना है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं। पूरा 3 डीपीपी है, ये देखो 3 डीपीपीज है, सारे सॉल्व कर लिए। चलो अब ये देखो, सो कहाँ पे था मैं? हाँ, पहले एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं ना, छोटी सी सिचुएशन। हमने बस इतना पढ़ा कि भाई ऐसा करते हैं, मास को हम डबल कर देते हैं। ठीक, मास को हम डबल करते हैं, हम बस मास को डबल कर रहे हैं। ठीक, एक मास को, सिर्फ एक मास को, बाकी सारी चीजें सेम। तो हम कहेंगे अच्छा ये जो न्यू फोर्स आएगा वो पुराना न्यू फोर्स आएगा वो कुछ ऐसा होगा, जी 2 टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगा, क्योंकि नया वाला ये m1 तो चेंज हो गया, m1 to m1 में कन्वर्ट हो गया, और m2 अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस वगैरह सेम है, तो बेसिकली 2 को अगर तुम बाहर लिख दो तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो है। अच्छा ये चीज क्या है? तुम्हें नहीं लगता ये चीज पुरानी वाली फोर्स है? अगर ये पुराना वाला फोर्स है तो F1 इक्वल टू तुम 2 टाइम्स ऑफ F नहीं लिख सकते? यस सर। तो यही मैं कह रहा था कि अगर तुमने सिर्फ एक मास को डबल किया तो नया वाला जो फोर्स आएगा वो डबल हो जाएगा। अच्छा, अगर तुमने एक मास को डबल किया और दूसरे मास को ट्रिपल कर दिया तो जो न्यू फोर्स आएगा वो क्या होगा? g टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m1 3 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी 6 टाइम्स ऑफ
Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी न्यू फोर्स जो आएगा वो 6 टाइम्स ऑफ पुराना वाला फोर्स हो जाएगा। डन। सर अगर रेडियस को हम अच्छा बस 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 रेडियस पे आ रहे हैं। अब अगर कह दो मास है सेम, बस हमने रेडियस को किया है डबल, रेडियस को किया है डबल, तो हम कहेंगे देखो जब नया वाला जो फोर्स है उसमें Gm1m2, हाफ हो न्यूमरेटर में तो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ आर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ आर आने की वजह से Gm1m2 अपॉन 4r स्क्वायर। देखो ये पुराना वाला फोर्स है, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या है, F अपॉन 4। तो याद रहे रेडियस की वजह से डिनोमिनेटर कम हो जाता है, अगर रेडियस बढ़ाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो रेडियस को डबल करोगे तो स्क्वायर टाइम्स चेंज आएगा, डबल किया तो स्क्वायर चेंज यानी 4 टाइम्स चेंज आएगा, और अगर इसी को तुमने ट्रिपल कर दिया होता तो तब भी स्क्वायर टाइम्स चेंज आता। तो 3 का स्क्वायर कितना था 9, तो 9 में चेंज आता। तो 9 में तुम ऐसे लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ F, या F1 इज इक्वल टू 9, F1 इज इक्वल टू F बाई 9। बताओ कौन सा सही है। अगर तुमने रेडियस को ट्रिपल कर दिया तो रेडियस तुमने बढ़ाया है ना, फोर्स कम होना चाहिए। हाँ इसमें तो सेकंड फोर्स वाला। बढ़ जा रहा है, ये गलत होगा, तो ये सही है। तो तुम्हें पता चल जाएगा, यानी अगर तुम्हारे पास ये टर्म 3 की है ना, तो तुम्हें 9 नीचे लगा देना उसका स्क्वायर, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगर रेडियस को ऐसे कर दिया जाए, r/2 कर दिया जाए, तब तब फिर हम कहेंगे भाई r/2 ये तो हाफ कम हो कर गया। रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो फोर्स 4 बढ़ना गुना। चाहिए। अच्छा अब इस 2 का स्क्वायर होगा क्या, 4, 4 का फर्क आएगा, ये जो नया वाला फोर्स आएगा वो पुराने वाले फोर्स से 4 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा। जब रेडियस डिक्रीज करती है तो 4 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगी तो 9 का फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज करेगी 4 का फैक्टर डिवाइड हो गया। अब इन तीनों को हम कंबाइन करके एक साथ क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने कहा कि देखो अब हमने क्या किया, हमने तीनों को कंबाइन कर दिया। हमने कहा m1 को, पहले वाले मास को हमने डबल किया, दूसरे वाले मास को ट्रिपल किया, और रेडियस को क्या कर दिया 4 टाइम्स, रेडियस को क्या कर दिया 4 टाइम्स। बताओ नया फोर्स क्या आएगा। तो हम कहेंगे नया फोर्स एक 2 का फैक्टर ऊपर आएगा, एक 3 का फैक्टर नीचे आएगा, और r को 4 टाइम्स किया तो इसका स्क्वायर का फैक्टर नीचे आएगा, स्क्वायर का फैक्टर 16, 16 नीचे आ जाएगा। नहीं आया समझ में, इतने टाइम्स ऑफ F आ जाएगा, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। नहीं आया समझ में। आ गया सर। ठीक है 3/8। हाँ हाँ 3/8 ठीक है। अब m1 को मान लो हमने कर दिया 4 टाइम्स, ठीक, और m2 को हमने कर दिया 3 टाइम्स, ठीक, और रेडियस को हमने कर दिया r/3 टाइम्स। अब बताओ कितना आ जाएगा न्यू फोर्स। तो हम कहेंगे मास को 4 किया तो यहाँ आ जाएगा 4, 108 तो 3 है तो 3 का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में 9 आना 4/3। चाहिए, ऊपर 9 आना चाहिए, ऊपर 9 आना चाहिए, यस ठीक है। सर। तो 9 12 जो 108 टाइम्स ऑफ F आएगा, ये आ जाएगा F, ठीक। एक तो ज्यादा हाँ इतना आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। सर 9 ऊपर कैसे गया? 9 ऊपर ऐसे गया क्योंकि हमने रेडियस को वो अच्छा डिवाइड अच्छा, किया हाँ है, डिवाइड किया है। तो फोर्स ओके सर। बढ़ना चाहिए। हमने बताया ना जब डिवाइड करोगे तो फैक्टर जो है मल्टीप्लाई होगा, और अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर डिवाइड में आएगा। तो देखो आज का ये वाला टॉपिक तो हमारा कवर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ा, क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन पढ़ा, क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन। इसके बाद देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है हमें पढ़ना है अबाउट फ्री फॉल, हमें पढ़ना है अबाउट फ्री फॉल। और फ्री फॉल पढ़ने से पहले भी केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। केपलर्स लॉ पढ़ने के बाद ग्रेविटी पढ़ेंगे, ग्रेविटी, ग्रेविटी पढ़ने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रहे ये ग्रेविटी आपका फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है जिसको हम जी कहते हैं, ठीक है। ये फोर्स है और फोर्स हमेशा mg के बराबर होता है, इन दोनों में फर्क है, ये वर्ड याद रखना। अच्छा इसके बाद ही हम आ जाएंगे मास और वेट के डिफरेंस पे, और मास और वेट के डिफरेंस पे आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। इसके तीनों रीजन हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ड्यू टू, इसके तीनों, ड्यू टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, डेप्थ, शेप ऑफ अर्थ, एल्टीट्यूड फ्रॉम अर्थ, डेप्थ फ्रॉम अर्थ, और शेप ऑफ अर्थ। तो इन तीनों रीजन्स की वजह से जी की वैल्यू में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। और एक और है रोटेशन ऑफ अर्थ,
ये चार फैक्टर ऐसे हैं ना, जो चार फैक्टर, ये चार फैक्टर ऐसे हैं जो जी की वैल्यू को वेरी करा देते हैं। बताऊंगा अभी सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले हम कुछ क्वेश्चंस लगा लें इस पे। यस सर। ठीक है, सो मैं व्यू को इंक्रीज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। चलो वन बाय वन लगाएंगे क्वेश्चन। द अर्थ अट्रैक्ट द सन विद ग्रेविटेशनल फोर्स 10 के पावर 22 न्यूटन। ठीक है, देन द सन अट्रैक्ट द अर्थ विद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सी सी आएगा। सेम फोर्स है। हमने क्या पढ़ा था, सेम फोर्स। अर्थ भी सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जितना सन उसे अट्रैक्ट करेगा उतना ही। ठीक है, when an extra object is placed between two bodies, the force of gravitation between them सर डी। यस सर डी will not change। हमने कहा था इंटरमीडिएट, बीच में मीडियम इंसर्ट करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन देयर Sir, D. सेंटर, डी, ऑल ऑफ दीस। ठीक, All सब of पे these. डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल फॉर heavy bodies only, Body medium of size any bodies, small size bodies, body of any size, Body of any body of any size. size, body होनी चाहिए, यानी इसमें मास होना चाहिए। अगर उसमें मास है तो हो जाएगा। Gravitational force is वीक फोर्स। weak force, Yes, sir. short Weak range force. force, medium force D. does not depend। short range कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियर Nuclear force। Nuclear force. The value of G on the surface of Earth is this। सी Value of होगा। G on the surface of Earth is this। ठीक है, the value of G on the surface of Jupiter is तो सेम रहेगा। सेम। हमने बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोला जाता है, क्योंकि यूनिवर्स में हर एक प्लेस पे इसकी वैल्यू सेम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 मुझे सॉल्व करके बताओ तुम लोग। रेशियो बताना है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ जी का। ये मैंने बोला था ना, अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी इंपॉर्टेंट। सर आपने अच्छा क्वेश्चन क्यों दे दिया सॉल्व करने के लिए? अच्छा क्वेश्चन क्यों दे दिया सॉल्व करने सर के ये लिए? सीजीएस ही तो नहीं आता, पता नहीं क्या होता है ये। सीजीएस का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, सीजीएस का मतलब बस इतना सा है। 10 की पावर 3। हाँ बताता हूँ, सीजीएस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो तुम डिस्टेंस मेजर करोगे वो सेंटीमीटर में मेजर करोगे, और जो तुम वेट मेजर करोगे, वेट या मास मेजर करोगे ग्राम में, और जो टाइम मेजर करोगे वो सेकंड में मेजर करोगे। सी जी एस, बस इतना मतलब है। तो तुम एसआई यूनिट का रख लो। एसआई यूनिट क्या होगी बताओ? एसआई यूनिट, जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जी की एसआई यूनिट होती है जी की एसआई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर केजी केजी का इनवर्स। स्क्वायर। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, करेक्ट है। ये तो एसआई हो गई। अब एसआई का हमें रेशियो निकालना है, किसके साथ? सीजीएस के साथ। तो यहाँ हो जाएगा डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। तो बस इन दोनों का रेशियो निकालना है तुम्हें। अब डाइन से अगर न्यूटन को काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 की पावर 5। 10 टू द पावर 5। अभी हमने कन्वर्ट किया था, 1 न्यूटन का मतलब 10 टू द पावर 5 किया था ना। यस सर। बेसिकली बेहतर होगा अगर तुम इसे रिवर्स फॉर्म में लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, और ऊपर लिख लो ग्राम स्क्वायर अपॉन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे पहले कट करो, यहाँ से 10 के पावर 5 लिख दो। ठीक है, अब कट करो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को, और ग्राम स्क्वायर से केजी स्क्वायर। तो मीटर मीटर 2 बार है और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार। ठीक है, तो 10 के पावर 2 10 के पावर 2 आएगा। चलो करो करो करो, एक बार करो, सॉल्व तो करो, फिर बताता हूँ। यस सर, हो गया। सर क्लास 10th भी इतना कठिन नहीं है जितना क्लास 9th है। हाँ, बात सही है आपकी। सर लॉकडाउन की वजह से क्लास 9 आज बर्बाद चली गई। रियलाइज हो रहा है मुझे। आज रियलाइज हो रहा है, इससे पहले नहीं सर- पढ़ा था तुमने? सर लॉकडाउन की वजह से क्लास 9 बर्बाद हो गई। क्लास 9 बर्बाद हो गई? अरे कोई बात नहीं, आबाद भी तो हो रही है। सबका हुआ है, कोई बात नहीं। हमने तो क्लास 9 में बंक मारा था। अच्छा, गुड जॉब। सही है, चलो कोई बात नहीं। अब मत मारना बंक, क्या सर? अब मत मारना बंक। सर अब अब तो स्कूल स्कूल ही नहीं नहीं है सर। अब तो स्कूल ही नहीं है। अरे आएगा ना स्कूल, 11 12 तो है ना। जी चलो। इंशाल्लाह। कोई बात नहीं। सर क्लास 9 में कुछ ज्यादा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अरे अभी देखो कितने अच्छे अच्छे आएंगे, घबराओ मत, अभी तो हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन सर- ये अच्छी बात है कि सब रिलेट करते हैं।
हाँ बताओ। नहीं सर, 9th में ज्यादा ही हार्ड क्वेश्चन है 10th से। नहीं सर, जामिया में 9th का नहीं यस पूछते। सर। बेटा पढ़ लो 9th का, क्योंकि जस्ट इसके बाद तुम्हें यही सारी चीजें फिजिक्स में, मैकेनिक्स में देखने की मिलेगी, यस और सर, उसमें हमने फिर देखा रोना था। पड़ जाएगा तुम्हें। यस सर, लेकिन सर पूरा 9th का ही है फिजिक्स। पूरा 9th का है, पूरा 9th का कंप्लीट। ये जो तुम Yes, देख रहे हो ना sir. ग्रेविटेशन, यहाँ तक जाएगा, फोर्स, लॉज Yes, ऑफ sir. मोशन, और पूरी मतलब कोचिंग सेंटर्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन तक ही पहुंच ही पाते हैं, पढ़ा ही पाते हैं, उसके बाद लेट हो जाती है। यस सर, उसमें सर सर डी आ डिफरेंशिएशन रहा और है। इंटीग्रेशन भी आ जाएंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाएंगे, अच्छे टॉपिक होते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, फिजिक्स में अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब नहीं समझ में आया तो फिजिक्स समझ में नहीं आई, और मतलब कोई बताता नहीं, Yes, मतलब कोई नहीं बताता, क्योंकि बायो के स्टूडेंट होते हैं। सिर्फ मैथ वालों को मतलब बताया जाता है, एम फॉर मैथ, एम फॉर मतलब ही, तो उनको मतलब पता होता है। चलो, एक का डी नहीं आया। समझ में आया। हाँ एक मिनट, इतना तो समझ में आया कि डाइन ने न्यूटन को काटा 10⁵ बार में। सर बी आएगा 10 यस पावर सर। 3। चलो, अब अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मीटर है ना, तो मीटर को 2 बार लिखो, मीटर मीटर। ग्राम है ना, ग्राम को 2 बार लिखो, ग्राम ग्राम। अब जरा नीचे आ जाओ, किलोग्राम है तो किलोग्राम को 2 बार लिखो, केजी केजी। सेंटीमीटर को 2 बार लिखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। 100। सेंटीमीटर से मीटर को काटो, यहाँ 100 लिखो। सेंटीमीटर से मीटर को काटो, यहाँ 100 लिखो। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000। 1 ग्राम से किलोग्राम को काटो, नीचे 1000 लिखो। ग्राम से किलोग्राम को काटो, नीचे 1000 लिखो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा। यहाँ 5 है, ऊपर 10⁵ है, नीचे आपका 10⁵2 बच रहा है, तो आंसर आ जाएगा 10⁵3। व्हाट इज द आंसर? 10⁵3। ये आया, नहीं आया समझ में? एक बार कर दो। क्या आ हुआ? गया। किसी ने बोला एक बार फिर बताने के लिए क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 सेकेंड, खाली जगह पे चलती है क्या? यहाँ ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपसे कहा है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रेशियो निकालने के लिए। एसआई यूनिट है क्या? एसआई यूनिट न्यूटन है, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब इसी एसआई यूनिट का हमें रेशियो निकालना है सीजीएस के साथ, यानी सब कुछ सीजीएस में रखना है। तो सीजीएस में न्यूटन के प्लेस पे क्या आता है? डाइन। मीटर के प्लेस पे क्या आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम के प्लेस पे क्या आता है? ग्राम स्क्वायर। इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब इसको अलग अलग करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ जाएगा डाइन, यहाँ जाएगा ग्राम स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। नीचे आ जाएगा डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, किलोग्राम को हम ग्राम के साथ सॉल्व कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर के साथ, और डाइन को न्यूटन के साथ, तो सॉल्व कर लो अलग अलग। डाइन से न्यूटन को काटो 10⁵ बार में। मीटर 2 बार है ना, यहाँ 2 बार, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर 2 बार है, तो हर एक मीटर 10⁵ बार में। यहाँ 1 बार मीटर आ गया, 1 बार और मीटर आ गया, ऊपर 2 बार ग्राम भी है, और नीचे केजी है, केजी है, और क्या क्या है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर। देखो, बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो मैं बड़ी क्वांटिटी को, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आपको पता है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये वाला भी मीटर कन्वर्ट कर लो, 100 सेंटीमीटर। और ऊपर ग्राम ग्राम रहने दो, नीचे बड़ी वाली क्वांटिटी को कन्वर्ट कर लो। ये जो आपका किलोग्राम है उसे लिख दो 1000 ग्राम। इसी तरह से ये वाला भी 1000 ग्राम। सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम ग्राम गया, ग्राम ग्राम गया। अब बस डाटा को सॉल्व करना है। तुम्हारे पास जो डाटा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना बचा? 10⁵5, और नीचे कितना बचा? 10 और 10, 10⁵2। तो आंसर कितना आया? 10⁵3। अभी नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 8 तुरंत बताओ आंसर क्या होगा। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इज r, पहले डिस्टेंस r थी, देयर मास इज m1 m2, ठीक है। देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी f, और उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स f था। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर रहा है, 4F।
तो डिस्टेंस को 2 टाइम्स करेगा तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा, F/4। उसका रीजन है कि डिस्टेंस को 2 टाइम्स किया जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ाया जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घटा है। इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन, बोथ मासेस आर रिड्यूस्ड टू हाफ, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों मास को हाफ हाफ कर दिया। तो एक मास को हाफ किया तो एक मास की वजह से 1/2 आएगा, दूसरे को हाफ किया तो दूसरे की वजह से भी 1/2 आएगा। 1/2 F/4 F/4 आ गया समझ में? नहीं सर। अरे मैंने क्या बताया था, ये देखो न्यू फोर्स इज इक्वल टू, बस ये देखो जो m चेंज हो रहा है ना, m अगर डबल हो रहा है तो 2 का फैक्टर ऊपर आ जाएगा, m2 ट्रिपल हो रहा है तो 3 का फैक्टर आ जाएगा। डन। और Yes. r में जो चेंज आता है उसकी वजह से डिनोमिनेटर में आता है। डन। यस सर। ठीक है, अब देखो चेंज किस में आया, बोथ मासेस रिड्यूस्ड टू हाफ, दोनों मास को हाफ कर दिया गया, तो m में चेंज कितने का आया, हाफ का आया ना, तो हाफ हो गया न्यूमरेटर में, हाफ हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ आया ही नहीं क्योंकि रेडियस को चेंज किया ही नहीं गया था। इतने टाइम्स ऑफ f आएगा, तो F/4 हुआ ना, अभी नहीं आया, आया या नहीं आया? सर नीचे 4 कैसे हो गया? 1/2 किया है ना, 2 नहीं ना किया। जैसे अब एक बार मैं क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बोथ मासेस आर डबल, दोनों मास को डबल कर दिया, यस सर। दोनों मास को डबल कर दिया, तो आप ऐसे कहेंगे F1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था M1 को, और 2 क्योंकि M2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ मासेस आर डबल, 4 टाइम्स ऑफ F। अब सही है? यस सर। लेकिन ये तब है जब दोनों मास को डबल किया गया, अब कहा जा रहा है कि दोनों मास को हाफ किया गया, तो हाफ का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया गया ना, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1/2 1/2 1/4। मास को कम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज कर जाएगा ना। यस सर। अब आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, जरा ये बताओ, व्हाट इज द SI एंड CGS यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो SI तो हम जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, यही तो। CGS में क्या हो जाएगा, न्यूटन के प्लेस पे डाइन मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, ये हो गया। ये आया समझ में? उसके बाद वाला क्वेश्चन लगाओ, what is the force of gravitation between two masses 100 kg each separated by 100 meter square? सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू उतना ही आएगी। हाँ, इसी के बराबर आ जाएगी, F इज इक्वल टू G आ जाएगा, यानी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इतना ही आ जाएगा, इतना न्यूटन आया समझ? 10 वाले का क्या आएगा? 10 वाले क्या सर, जो 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा नहीं ना। इन अ वैक्यूम ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैविंग सेम, देखो वैक्यूम जो होता है ना, वैक्यूम में तुम्हारा सर कैपिटल G की वैल्यू इसका आंसर होगा। हाँ, कैपिटल G की वैल्यू ही आई है। ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ 10th वाला, ठीक है? ओके सर। चलो 13 सर बताओ। 12 वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, नहीं आया समझ में। नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, रिपीट नहीं करना, बस सॉल्व कर लेते हैं। G M1 की वैल्यू 100 kg, M2 की वैल्यू 100 kg, अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर का मतलब भी 100 दो बार, तो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, सब कट गया, तो बचा क्या, F इक्वल टू G। G की वैल्यू यही तो होती है, क्यों? What happened to the gravitational force between two objects if mass of one object is double? 2F हो जाएगा। हाँ, तो F1 न्यू फोर्स 2 टाइम्स ऑफ F। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, F/4 मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, 4 टाइम्स ऑफ F। गिव 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने पांचों लिखवाई है आपकी, देखो आपको पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रखी है, ये ना पांचों, देखो 5 है ना टोटल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, एक्शन रिएक्शन एंड दे आर ऑलवेज सेंट्रल फोर्सेस, सब लिखवा रखा है ना? यस सर। तो एक डीपीपी हमारी हो गई। डिफाइन मास एंड वेट, ये सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे, ठीक है? चलो अब हम आ जाते हैं
अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इसका व्यू कम कर सर देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स बताएंगे बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां मैंने सेंट्रल फोर्स लिखा है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मैंने मतलब ये बताया कि जो एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर, जो एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर, यानी जो लगेगा, कहां लगेगा, सेंटर पे लगेगा। आया समझ में? जैसे मैं बताऊं, देखो फोर्स यहां भी तो लग सकता है, जैसे बच्चा टायर को मारता है तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। टायर को जब बच्चा हिट करता है तो यही हिट करता है ना, तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये वाला सेंट्रल फोर्स है जो सेंट्रल पे लगा। ये जो चेन होती है, चेन, साइकिल की चेन जो साइकिल को पुल कर रही होती है, वो सेंट्रल फोर्स अप्लाई करती है, क्योंकि वो सेंटर पे लगती है साइकिल। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्या टॉपिक था हमारा? केपलर्स लॉ। 15 मिनट बचा है, केपलर्स लॉ पढ़ लेंगे, लेकिन केपलर्स लॉ पढ़ने से पहले पहले ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहीं पे हमारा मास और वेट ओवर हो जाएगा। ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे और कल की क्लास में ग्रेविटेशन आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक, चलो देखो। सो व्हाट इज ग्रेविटी? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेविटी? तो ग्रेविटी है क्या? ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सरफेस, ऑफ अर्थ सरफेस। किसका? अर्थ सरफेस। समझ में आ रहा है? ग्रेविटी भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी भी आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ सरफेस। कौन लगा रहा है? उसका हमने एक अलग सा नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ सरफेस को हम ग्रेविटी बोलते हैं। और इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, हर फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, हमने पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। याद आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब देखो, रीड करो, इसे रीड करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो अर्थ सरफेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्क समझ में आया? ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोलो। यस सर। चलो ठीक है, ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, वो जो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर करते हो। बस फर्क इतना है कि उसमें से एक मास अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स सिर्फ अर्थ सरफेस पे लगेगी? अर्थ सरफेस पर। जैसे मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि ये प्लैनेट 1 है, ये प्लैनेट 2 है, ठीक है, और प्लैनेट 1 प्लैनेट 2 अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसमें से एक मरकरी है, एक वीनस है मान लो, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा उसको ग्रेविटी नहीं कहेंगे, नॉट अ ग्रेविटी। ठीक है, जहां जो फोर्स आएगा, अगर मान लो ये वीनस है और ये मरकरी है, ठीक, तो यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, नॉट अ ग्रेविटी, नॉट अ ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड फिक्स कर दिया गया है जब अर्थ इन्वॉल्व होगी तब। अर्थ ने मून को अट्रैक्ट किया तो ग्रेविटी, अर्थ ने किसी ऑब्जेक्ट को नियर द अर्थ सरफेस अट्रैक्ट किया, ग्रेविटी, हम लोगों ने जंप किया, अर्थ ने हमें वापस खींच लिया, ग्रेविटी। आ रहा है समझ में? एक स्टोन को h हाइट तक फेंका, वापस से आ गया, ग्रेविटी। सर इसका मतलब अर्थ के अलावा किसी के पास ग्रेविटी नहीं है? अरे कितना बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि सुनो, बात सुनो। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उन दोनों में से कोई एक अर्थ सरफेस है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को हमने एक और नाम दे दिया, ग्रेविटी। जैसे मैं कभी कभी बच्चों को नाम दे देता हूँ जब ज्यादा समझाना पड़ता है, नालायक, तो हमने एक और नाम दे दिया, नालायक। है तो वो बच्चा ही। आ रहा है समझ में? देखो अंजुम को कहीं समझ में आ हमको गया? नहीं, तुम्हें नहीं कह रहे, तुम्हें नहीं कह रहे, ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको नालायक कहते हैं। चलो घबराओ, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, अब हम जरा ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा क्या है? अर्थ सरफेस, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक, नियर द अर्थ सरफेस। ये ऑब्जेक्ट है m मास का, नियर द अर्थ सरफेस, और कैपिटल M हम मान ले रहे हैं मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है,
मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ये दोनों है। अच्छा देखो, अगर ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मास ऑफ अर्थ, तो दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंसेस कहां से कंसीडर की जाती है, सेंटर से, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से। तभी तो बोल रहा था कि ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, डिस्टेंसेस भी सेंटर से कंसीडर की जाती है। देखो यहां से लेकर यहां तक तो, यहां से लेकर यहां तक तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, और ये हाइट, और ये हाइट, आ रहा है समझ में? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई r प्लस एच। टोटल डिस्टेंस r प्लस एच हो गई, बताओ सही है, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। तो Yes. ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना आएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर, यही तो आएगा। Yes, sir. दैट इज योर ग्रेविटी, ये आपका ग्रेविटी है, ठीक है, आया समझ में, यही आपका क्या है, ग्रेविटी। क्लियर है, समझ में आया? अब एक चीज कंसीडर करो, देखो मैं आपको एक डेटा बताता हूं। डेटा ये है कि अर्थ की जो रेडियस है ना, रेडियस वो 6400 किलोमीटर है, और अर्थ का जो मास है वो 6 इंटू 10 के पावर 24 kg है, ठीक है। अच्छा अब मान लो तुमसे कह दिया गया कि तुम ऐसा करो 20 मीटर ऊपर दीवार पे पहुंच जाओ, तो तुम चले गए 20 मीटर ऊपर दीवार पे, ये रही 20 मीटर, यहाँ आ गए। तो मैंने तुमसे कहा ठीक है, अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने जा रहा हूं तुम्हारे पर, अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, और मैं मेजर करने जाऊंगा। तो एक बात बताओ, 6400 किलोमीटर में 20 मीटर क्या मायने रखता है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हम निगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं? इतना तो दुकान वाला भी छोड़ देता है, 6400 रुपए होगा तो क्या है, 10-20 रुपए की क्या बात है, 6400 दे दो बाकी छोड़, क्यों? यस सर। होता है ना। तो मॉल एक वाले नहीं वर्ड, करते sir. हाँ मॉल वाले मॉल वाले, सर मॉल मॉल कम वाले नहीं नहीं करते। करते, वो बोल रहे मॉल हैं। वाले नहीं करते ना, तो जितना आदमी बड़ा हो जाता है कंजूस हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, अगर तुम नियर द अर्थ सरफेस बात करोगे ना, नियर द अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के जब तुम आसपास ही हो, तो आसपास जब रहोगे ना, तो ग्रेविटी की वैल्यू, तो ये जो एच है ना वो निगलेक्ट हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, एच तो हमारा जीरो हो गया, ठीक, आ रहा है समझ में? अच्छा, अब हमें ये पता चल चुका, कि सर ऐसी बात है कि अब हमें ये पता चल चुका कि एफ फोर्स से अर्थ को खींचा जाएगा, और अर्थ एफ फोर्स से मास को अपनी तरफ पुल करेगी, एफ फोर्स, डन। और हमने कहा कि जिस एक्सेलरेशन से, देखो फोर्स अगर अप्लाई हो गया एम मास पे, एम मास पे अगर फोर्स अप्लाई हुआ, एम मास पे अगर फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक, तो मस्ट है इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, 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 बोलो। जब ये फोर्स अप्लाई हो गया दोनों ऑब्जेक्ट पे, तो उस पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी। और तुम्हें क्या लगता है जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या एफ अपॉन एम होनी चाहिए या नहीं? यस क्योंकि फोर्स अपॉन मास ही एक्सेलरेशन होता है, बोलो। ये चीज समझ में आई? यस सर। अच्छा जरा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालना, तो ये आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम। देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगी ना, वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर आएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसके मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसका मास स्मॉल एम है ना। तो बताओ फॉर्मूले में कहाँ एम है, फॉर्मूले में एम है कहीं? No, नहीं है sir. सर। नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट on Free free. mass of object, independent on mass of object, independent of mass of object। आ रहा है समझ में? और इसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो, जी की वैल्यू हमें नोन है कितनी, 6.67 × 10 के पावर -11,
और m की वैल्यू नोन है कितनी 6 इंटू 10⁻24 और r की वैल्यू नोन है कितना 64 6400 किलोमीटर 100 64 इंटू 1000 कर रहे हैं 1000 क्यों कर रहे हैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर और जब तुम इन सबको सॉल्व करते हो ना तो आंसर आता है तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट होती है अर्थ सरफेस। आया समझ में? यस सर। ठीक है Yes. और ये कहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बन गया gmr²। तो एक्सेलरेशन ऑन अगर अर्थ होगा तो हम कहेंगे g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन हम फाइंड करना चाहेंगे मून पे तो क्या हो जाएगा g मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून इसका स्क्वायर। ठीक और जब तुम देखोगे कि GE अपॉन GM की जो वैल्यू निकालोगे ना GE अपॉन GM तो ये आंसर आता है 6। ठीक है यानी GM इज इक्वल टू GE अपॉन 1/6 GE अपॉन 6 GE अपॉन 6 GE अपॉन 6 ये 6 यहाँ आ जाएगा GM उस तरफ आ जाएगा तो GM की वैल्यू जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पे है ना वो अर्थ का 1/6 टाइम्स है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है 1/6 टाइम्स। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है ना अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी ये तो चीज हमारा हो गया। अच्छा फॉर्मूला क्लियर हुआ? सर ये Yes. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किसने निकाली? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है। न्यूटन ने ही निकाली है जाहिर सी बात है तभी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट बना तभी तो वो फेमस हुए। सर जब अर्थ से ऊपर जाएंगे हाँ हाँ उसकी ग्रेविटी सब बता रहे हैं। देखो उसमें वेरिएशन है एल्टीट्यूड ऑफ अर्थ ये है ना वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया दोनों चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं मास और वेट। ठीक है हमारा 3 टॉपिक ये पहले हो जाए। अच्छा एक चीज देखो हमने ये पढ़ा ना जी की वैल्यू क्या होती है जी टाइम्स ऑफ एम अपॉन आर स्क्वायर करेक्ट है। और हमने ये देखा था कि जो ग्रेविटी है ग्रेविटी यानी जो फोर्स है ग्रेविटी की वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम आर है करेक्ट है यही था। यस सर। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज जी के बराबर है? तो हम बोल देते हैं ग्रेविटी की वैल्यू mg के बराबर ग्रेविटी की वैल्यू mg के बराबर। आया समझ में? क्लियर है? Yes, sir. देखो ग्रेविटी की वैल्यू किसके बराबर mg के बराबर। ठीक तो यही हमने यहाँ पे लिखवाया पॉइंट देखो कि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो mg के बराबर होती है। ठीक है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर होता है जिसकी वैल्यू 9.8। ठीक है अच्छा अब देखो 2 टर्म है तुम्हारे पास जो तुम्हारे बुक में दिए गए हैं। पहला टर्म है एक मास और एक क्या है वेट। एक मास है और एक क्या है वेट। तो मास और वेट में फर्क क्या है? देखो आपका मास जो है ना वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी और ये चेंज नहीं होती। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये चेंज नहीं होती फिक्स होती। ये मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है ये फिक्स होती। चाहे आप अर्थ पे रहो चाहे आप मून पे चले जाओ या किसी अदर प्लेनेट पे चले जाओ किसी भी गोला पे चले जाओ ये वैल्यू फिक्स ही रहने वाली। आया समझ में? ठीक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्योंकि अच्छा वेट को देखो क्या बोलते हैं वेट इज अ फोर्स। वेट क्या है? वेट फोर्स है। कौन सा फोर्स? फोर्स ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को हम वेट बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू mg के बराबर होती है। इसकी वैल्यू mg के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? mg के बराबर। आ रहा है समझ में? तो मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसकी SI यूनिट जो है इसकी SI यूनिट वो kg है। इसकी SI यूनिट क्या है? kg। और यहाँ वेट जो है वो ग्रेविटी है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसकी SI यूनिट न्यूटन है। जिसकी SI यूनिट क्या है? न्यूटन। आया समझ में? तो दोनों में ये फर्क है और ये चीज फिक्स नहीं है ये डिपेंड करेगा। वेट आपका डिपेंड करेगा। वेट डिपेंड ऑन जी। वेट डिपेंड ऑन जी। जैसे जैसे आपका जी चेंज होगा वैसे वैसे वेट चेंज हो जाएगा। वेट डिपेंड अपॉन जी। आ रहा है समझ में? तो जैसे जैसे आपका जी चेंज होगा वैसे वैसे आपका वेट चेंज हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखो हमने कौन कौन सा वेरिएशन लिखवाया है जी में। हमने कहा एल्टीट्यूड यानी जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका जी बदल जाता है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसका वेट बदल जाएगा।
आ रहा है समझ में कि नहीं? जब ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो उसका जी बदल जाता है, यानी जब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो उसका वेट बदल जाएगा। आया समझ में कि नहीं? जब अर्थ का शेप, अर्थ के शेप पे डिपेंड करता है ना, अर्थ का शेप इक्वेटर पे देखोगे अर्थ चपटी हुई है, पोल पे रेडियस ज्यादा है, पोल पे रेडियस ज्यादा, इक्वेटर पे कम है, तो शेप की वजह से जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, और जी की वैल्यू चेंज हो जाती है तो फिर वेट की वैल्यू अलग अलग आती है, पोल पे वेट अलग आता है, इक्वेटर पे वेट अलग आता है। अच्छा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ जो रोटेट कर रही है उस रोटेशन की वजह से जी चेंज होता है, उस रोटेशन की वजह से जी चेंज होता है तो हमारा वेट चेंज हो जाता है। तो आया समझ में कि भाई वेट हमारा कब कब बदल सकता है, कैसे कैसे वेट चेंज हो सकता है? वेट चेंज हो सकता है कैसे 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 रीजन से? एल्टीट्यूड की वजह से चेंज हो सकता है, वही शेप एल्टीट्यूड की वजह से, डेप्थ की वजह से, और शेप की वजह से, वही सेम, जैसे जी बदलेगा वैसे ही आपका क्या बन जाएगा? वेट, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। और क्या? रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। आ रहा है समझ में? तो ये चीज समझ में आई। मास क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहने वाली है, चाहे आप अर्थ की बात करो, मून की, प्लेनेट की, ठीक है। लेकिन वेट क्या है? वेट फोर्स है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? और वेट चेंज हो जाता है, मून पे वेट अलग आएगा क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, वहां पे जी की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। ये फोर्स है। ये क्लियर हुआ? तो हमारे टॉपिक कौन कौन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब तुम उसका एक्सेलरेशन बोल सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मून वर्ड इस्तेमाल कर लोगे तो हो जाएगा। ग्रेविटी अर्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ग्रेविटी ऑफ मून बोल दिया ना तो इंग्लिश में, फिजिक्स में इतना कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ओके सर। अगर प्लानिट का बोलना हो तो ग्रेविटी ऑफ प्लानिट। हाँ, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बोल सकते हो, लेकिन ग्रेविटी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जनरली अर्थ के लिए। हम सारी कैलकुलेशन अर्थ के लिए करेंगे, ठीक है। सो टाइम इज अप, और आपको ऐसा करना है कि टू पीडीएफ पे आपको सेंड कर दे रहा हूँ मैं, ये पीडीएफ आपको सेंड कर दे रहा हूँ। इस पीडीएफ में आपसे जो अभी लग पाएगा, एक बार अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये लगा लीजिएगा, डीपीपी फर्स्ट, ठीक है। डीपीपी फर्स्ट के बाद डीपीपी सेकंड भी आपको ट्राई करना है। हालांकि डीपीपी सेकंड कुछ क्वेश्चन नहीं लगेंगे अभी, क्योंकि हमने वेरिएशन नहीं पढ़ा ना। वेरिएशन और कैपलर्स लॉ जैसे ही हम खत्म करेंगे हमारा सारा डीपीपी लग जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई है आप लोग को या नहीं आई है? यस सर, आ गया, आ गया सर। तो बस हम कल इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ओके। सर सेकंड क्लास किसकी? सेकंड क्लास किसकी होगी? सेकंड क्लास केमिस्ट्री की सर। केमिस्ट्री की, ठीक है। ओके, रमजान की वैसे काफी कुछ डिस्टरबेंस रहा, घबराओ मत, जैसे ही रमजान ओवर हो जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को और भी एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा डाउट, जो भी चीजें दे सकते हैं हम दे देंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम। वैसे भी काफी कुछ मैक्सिमम मिल रहा है तुम लोगों को, सर तुम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री की पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए ना। ट्रिग्नोमेट्री के जी तुम लोगों ने क्वेश्चन लिया नहीं है क्या? यस सर, सेंड कर नहीं दीजिए। चलो ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। एक मैसेज कर देना मुझे, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक। सर, ग्रुप में मैसेज किया था बट कोई रिस्पांस ही नहीं आया। सर ग्रुप का मैसेज भी नहीं है। अरे बेटा क्या करें, कुछ वर्क हमारे भी होते हैं और भी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। यस Okay. सर। अस्सलाम वालेकुम। अगर तुम लोगों में से किसी के पास बूस्टर है तो वो भी अपलोड कर सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से फोटो लेके सेंड कर दो, बूस्टर या फिर कॉन्सेप्ट, बूस्टर से चलेगा, ठीक है। बूस्टर ही पीवाई क्यों है सारे, एक्चुअली में हमारा सारा। कौन सा हाँ, बूस्टर सर? बूस्टर 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 में पीवाई क्यों होते हैं? बूस्टर, एमी बूस्टर है किसी के पास यहाँ पे अवेलेबल? नो सर। चलो मैं बच्चों से कह के दिलवा नो दूंगा। सर। एक्चुअली में हमारी सारी चीजें ऑफिस में रखी हुई है, अभी मैं रूम से पढ़ा रहा हूँ, ऑफिस है दूर और धूप भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो ठीक है, ईद के बाद से ही हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, पूरे पूरे, ठीक है। मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक। सर जो मोमेंटम बुक है वो कहाँ पे मिलेगी? उसको जब भी सर्च कर रहे हैं तो फिर मोमेंटम कंपनी का वूफर और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जा रहे हैं। बात तो सही है, बूस्टर वैसे मिल जाती है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल है। मैं सर एक दिन सर अमेज़न ने, पे है सर। अमेजोन पे भी है, एक दिन सर ने फोटो डाला था शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है। चलो चलो ठीक है, हाँ। चलो नमाज का भी टाइम हो रहा है, जाने दो अब मुझे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्लियर करवा दूंगा सारे, अस्सलाम रमजान वालेकुम खत्म हो गया। सर। वालेकुम अस्सलाम।